गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर है ऑन द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हमारी बहुत ही यूजफुल थ्योरम है, जिससे हम बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेंशंस को बहुत इजीली जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, और उनमें कोई पर्टिकुलर टर्म या उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालनी हो, इसके लिए भी बहुत एक इजी फॉर्मूला जो है ये बन जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। अब हम कंसिडर करते हैं कुछ फॉलोइंग एक्सपेंशंस, जैसे कि x प्लस वाई की पावर 0, ये होता है 1। देन वी हैव x प्लस वाई रेज टू द पावर 1, इसको एक्सपेंड करके लिखा हमने x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देन x प्लस वाई का क्यूब। तो ये कुछ एक्सपेंशंस मैंने आपके लिख दी जो आप 9th 10th क्लासेस से अच्छे से जानते हो। अब इनके अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं, पैटर्न देखने जा रहे हैं। देखिए, मैथ्स एक बहुत ही एक पैटर्न बेस्ड थिंग है। अगर आप इसमें मैथ्स में पैटर्न समझ लो चीजों का, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैथ्स इज अ वंडरफुल थिंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, x प्लस वाई जो ये 1 था, मैं सबके जरा कॉफिशिएंट्स देखता हूं, तो एक आपको कॉफिशिएंट्स में पैटर्न दिखना शुरू होगा। मैं सिर्फ अभी कॉफिशिएंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं सबके। ठीक है, तो दो यहां पे हमने पैटर्न्स को देखना है। एक तो कॉफिशिएंट्स को देखना है, और दूसरा टर्म्स के पैटर्न को समझना है। अगर आप ये दो चीजें समझ गए, तो चाहे मैं एक्स प्लस वाई के बाद 50 लिख दूं, आप उसको भी बड़े आराम से लिख सकते हो। तो आपकी डिपेंडेंसी टू लर्न द फॉर्मूलाज एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्यूब वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अब आप पैटर्न के बेस पे मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर है 1 1, तो ये एक पैटर्न हुआ 1 1 1। देन इसका जो पैटर्न है, देखिए कैसा है, 1 2 1। कॉफिशिएंट्स का एक मैं ट्री बनाने जा रहा हूं। देन 1 3 3 1, तो यहाँ पे आया 1 3 3 1। तो अगर मैं इस ट्री की बात करूं, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है कि ये जो लास्ट में आपको ऐसा ट्री में दिख रहा है, तो 1 1 1 1 दिख रहे हैं सिर्फ, और जो बीच में नंबर दिख रहे हैं, ये ऊपर वाले दो नंबर्स का सम दिख रहा है। जैसे कि ये 3 है, ये 3 है। अगर मैं इससे अगला एक ट्री बनाना चाहूं, तो बना सकता हूं जिसके लास्ट में दो दो 1 होंगे। बीच में नंबर्स कैसे बनेंगे, जैसे इनका 4, फिर इसका 6, फिर इन दोनों से बना 4, और लास्ट में 1। तो ये आपको समझ आ रहा है कि हर एक टेबल के नीचे जब हम जाते जा रहे हैं, तो एक एक नंबर तो देखिए 1 1 तो है ही है लास्ट में, बीच वाले नंबर्स ऊपर वाले दो का सम करते हुए बन रहे हैं। तो ये एक पैटर्न था इसके अंदर। इस पैटर्न का एक पर्टिकुलर नेम होता है, जिसको हम पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। तो वो हम बाद में फिर से समझेंगे अभी। चलिए, अब हमने एक समझा कि कॉफिशिएंट्स का कुछ पैटर्न है, कि अगर मेरे पास x प्लस वाई की पावर 4 दे दी जाए, तो मैं उसका पैटर्न कॉफिशिएंट्स का तो एटलीस्ट बना सकता हूं, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 लास्ट में। फिर इन दोनों का सम जो है 4, तो अगले दोनों का सम है 6, और इन दोनों का सम है 4। तो ये तो कॉफिशिएंट्स तो मैं बना सकता हूं। अब रही बात एक्स के पैटर्न की, तो वो बहुत ही वंडरफुल पैटर्न है। आप देखिए इंडेक्स को, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का स्केयर है, स्केयर में इंडेक्स होता है 2, इसमें इंडेक्स है 3। जो ये पावर होती है, इसको इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे पावर है 4, दैट इज इंडेक्स इज 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे, एक्स और वाई। ये थ्योरम एप्लीकेबल सिर्फ बाइनोमियल टर्म्स के लिए है, ये आप ध्यान रखना। बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स। इसके अंदर टू टर्म्स होंगी, इंडेक्स जितना मर्जी हो, कोई भी इंटीजर टर्म हो इंडेक्स के अंदर, वो हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप पैटर्न को देखेंगे, x की जो पावर है, पहले तो 2 ही आ रही है, पहली टर्म में x की पावर 2 है। उसके बाद क्या हुआ, अगली टर्म में x की पावर 1 रही और y की पावर 1 बढ़ गई। मतलब x की एक पावर डिक्रीज हो गई, और y का एक इंडेक्स बढ़ गया। शुरू में y की पावर 0 थी, अब y की पावर 1 हो गई। x की पावर 2 थी, अब x की पावर 1 हो गई। अगली टर्म में और एक x डिक्रीज हो गया, मतलब x की पावर 0 रह गया, और y की एक टर्म बढ़ गई, दैट इज 2। अब आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा पैटर्न। x प्लस वाई का क्यूब देखिए, क्यूब में क्या हुआ, ये क्यूब था, तो x क्यूब रहा सबसे पहली टर्म, फिर x स्केयर हुआ और एक टर्म y की आ गई, फिर x रह गया और एक y स्केयर हो गया, फिर y का क्यूब हो गया। अगर मुझे x प्लस वाई की पावर 4 की एक्सपेंशन करनी है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x की पावर 4, अगली टर्म में x क्यूब y रहेगा, अगली टर्म में x स्केयर y स्केयर रहेगा, अगली टर्म में एक्स वाई का क्यूब हो जाएगा, और लास्ट में y की पावर 4 हो जाएगी। दिस वे यू कैन एक्सपेंड इट। सिमिलरली x प्लस वाई की पावर 5 को भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, लास्ट में 1 और 1। अब कॉफिशिएंट बनाना, देखिए 1 और 4, तो इसको लिखेंगे 5, फिर 4 और 6 का सम
10, देन 6 और 4 का सम 10, देन 4 और 1 का 5। तो ये कोफिशिएंट्स का तो पैटर्न हमने बहुत इजीली बना लिया। अब x और y की टर्म्स का एक्सपेंशन है, तो x की पावर 5, इंडेक्स जो पावर थी, एक x की पावर कम हुई और एक y की पावर बढ़ गई, एक x की और कम हुई, y एक और बढ़ गया, x और एक कम हुआ, y और एक बढ़ गया, तो x की पावर बिल्कुल कम 1 हो गई और y की पावर 4 हो गया, और लास्ट में y की पावर 5 रह गया। तो ये एक पैटर्न है जो कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स के पैटर्न को समझेंगे और इस थ्योरम को आगे एक्सपेंड करेंगे। आइए मैं आपको इन कोफिशिएंट्स का पैटर्न और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू द पावर n। तो x प्लस वाई रेज टू द पावर n वही एक्सपेंशन है। n जब जीरो है, मतलब इंडेक्स जीरो है, तो ये रहेगा 1, सिर्फ कोफिशिएंट्स। फिर n इक्वल टू 1, 1 और 1, तो एक पैटर्न बनता चला गया जिसमें एक ऐसा एक ट्राइंगल टाइप की आपको एक शेप नजर आ रही है, जिसमें लास्ट में तो 1 और 1 है। अब ये बीच के नंबर्स कैसे बन रहे हैं, इन दोनों का सम। फिर ये आप देखिए कैसे एक पैटर्न बन रहा है, इन दोनों का सम, ये दो दो टर्म्स का जो कॉन्जुगेटिव ऊपर वालों का सम बनता जा रहा है। अब मैं यहां से इन दोनों के लिए अगर n को लेता हूं 5, इंडेक्स हो गया 5, तो ये पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा, लास्ट में 1 और 1 दिखेगा, बीच में इन दोनों का सम इज 5, फिर इन दोनों का सम 10, देन इन दोनों का सम फिर से 10, देन 5 और लास्ट में 1। अब मैं फिर से एनालाइज करता हूं कि हाउ वी कैन रिलेट दिस इंडेक्स विद दीज टर्म्स। अब ऐसे तो हम अगर n की पावर n 10 के लिए निकालना हो तो क्या मुझे शुरू से लेके सारा बनाना पड़ेगा? नो, वी हैव अ पैटर्न फॉर दैट आल्सो। तो मैथ्स में यही सबसे जरूरी चीज है कि पैटर्न एनालाइज करना है। अगर मैं n को 5 लेके एजम्पशन लेता हूं तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 5c0 के बराबर है, और जो 5 की वैल्यू है 5c1 के बराबर है, 10 की वैल्यू है 5c2 के बराबर है, 10 की फिर से 5c3 के भी बराबर होती है, और ये 5c4 के बराबर है, और ये 5c5 के बराबर है। तो ये एक्सपेंशन जो है रिलेट हो गई एनसीआर वाली टर्म से। अगर मुझे कोई भी अब एक्सपेंशन की टर्म देखनी है तो ये जो फर्स्ट टर्म होगी, तो इसमें एक्सपेंशन कैसी रहेगी, nc0। तो यहाँ पे 4 है तो 4c0, फिर nc1, फिर nc2, nc3 एंड nc4 एंड nc5, जो भी आपका n चलता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली ये n की टर्म्स में पैटर्न देखिए कितना सही बन गया ये। अगर n6 होता तो मैं n6 के लिए जो टेबल बनाता वो कैसा बनाता, 6c0, फिर 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 और 6c6। तो ये मेरा जो कॉफिशिएंट्स रहते हैं, ये टर्म्स के कॉफिशिएंट्स रहते हैं, और इनके अंदर टर्म की जो एक्सपेंशन होती वो कैसी होती है। अगर x प्लस 5 की पावर, x प्लस 5 की पावर 6 था यहाँ पे, तो ये टर्म की एक्सपेंशन देखो कैसी है, यहाँ पे x की पावर 6 प्लस इसमें क्या होता है x की पावर 5 और एक y की पावर 1, इसमें होता है x की पावर 4 और y स्क्वायर, इसमें होता है x की पावर देखिए एक एक कम होती जा रही है x की, और एक एक y की बढ़ती जा रही है, फिर प्लस x की पावर 2y 4 प्लस x और y की पावर 5 प्लस लास्ट में y की पावर 6। तो ये पूरी की पूरी एक्सपेंशन आ गई। अब अगर मुझे दी जाए जनरल एक्सपेंशन तो मैं उसको भी आराम से लिख सकता हूं। अब इसके आगे हम जनरल एक्सपेंशन ही इसकी करेंगे। तो बच्चों अब तक आपको पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसका। तो अब मैं इसकी पूरी एक एक्सपेंशन लिखने जा रहा हूं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ये होना चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर। जब भी बायनोमियल थ्योरम लिखी जाती है, दो टर्म्स के एक्सपेंशन के लिए लिखी जाती है, तो इसकी एक्सपेंशन कैसी होगी x प्लस वाई की पावर n के लिए, nc0। देखिए कॉफिशिएंट्स का पैटर्न समझ आ गया था, nc0, x की पावर सबसे पहले इंडेक्स के बराबर होती है और y उस टर्म में 0 होता है, फिर nc1 x की पावर n माइनस 1 और एक y की पावर बढ़ के हो जाती है 1, फिर अगली टर्म होगी nc2 x की पावर होगी n माइनस 2, y हो जाएगा 2, फिर ऐसे ही चलते चलते nc3 x की पावर n माइनस 3, y की पावर 3 प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4, y की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म होगी ncn x की पावर 0 और y की पावर हो जाएगी n। तो इससे हम कुछ आउटकम्स निकालेंगे, जैसे कि जनरल टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट दो आपके आउटकम्स रहेंगी इस एक्सपेंशन में। एक तो हम सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म जो लिखी जाती है इस चैप्टर में वो लिखी जाती है टी
आर प्लस वन के फॉर्मूला से, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो अगर मैं सेकंड टर्म में देखता हूं तो एनसी वन आता है, तो एक कम है सेकंड टर्म से, एक टू से एक कम है वन। थर्ड टर्म में देखता हूं तो एनसी टू आता है, तो अगर मैं टी आर प्लस वन देखूंगा तो उसमें मेरा एक्सपेंशन में बहुत सिंपल फॉर्मूला बनेगा एनसी आर। तो अगर मुझे एनसी आर जैसा कुछ लाना है तो यहाँ पे टी आर प्लस वन वाली टर्म लेनी पड़ेगी। तो x की पावर में n माइनस आर और y की पावर में रहेगा r। तो ये अब आपकी बन गई इसके अंदर जनरल टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सप्रेशन में कितनी है, इट इज इक्वल टू कितनी होंगी, देखिए आप जीरो से शुरू कर रहे हैं और एन तक जा रहे हैं, एक टर्म हमेशा एन से ज्यादा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा रहेंगी एन प्लस वन। फिर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी भी आप देखिए जो एक्स और वाई की जो पावर्स है, जो उनका इंडेक्स है, उनका सम हमेशा वो कैसा है, वो एन के बराबर है। दैट मीन्स एवरी टर्म, इन एवरी टर्म of expansion, power of x and y add up to equal to index. So in every term of the expansion, powers of x and y add up to index। मतलब कोई भी आप टर्म देख लीजिए, n प्लस जीरो किसके बराबर बन रहा है, n के, n माइनस थ्री प्लस थ्री किसके बराबर बन रहा है, n के। तो कोई भी टर्म में जो इन दोनों की पावर्स का सम है वो हमेशा इंडेक्स के बराबर रहेगा। और इंडेक्स क्या होता है, जो हमारी इसकी x प्लस वाई के एक्सपेंशन की जो पावर होती है उसको इंडेक्स बोला जाता है। अब इस चैप्टर में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जो है बार बार यूज करते हैं। देखिए एक तो होता है x प्लस वाई की पावर n हम कर चुके हैं, अगर बीच में x माइनस वाई हो तो x माइनस वाई में आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेटिव टर्म्स नेगेटिव होंगी। तो जैसे आप सेकंड टर्म देख पा रहे हैं ये नेगेटिव है, फिर फोर्थ टर्म देख पा रहे हैं ये नेगेटिव है। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने जो एक्सपेंशन मानी वो मानी x प्लस ऑफ माइनस वाई की पावर n। तो जहां जहां y था उसकी जगह डाला माइनस वाई। तो जब तो y का स्केयर आया या y की पावर 4 आई तब वो पॉजिटिव ही रहा, पर जहां जहां y की पावर 1 आई या y की पावर 3 आई, क्योंकि ये एक्चुअली माइनस वाई की पावर 1 थी, इसलिए माइनस जो है आगे आ गया, y का क्यूब वाले में भी माइनस आगे आ गया। तो ऐसे आप देखते जाओगे जनरल टर्म जो रहेगी इसकी, उसके अंदर लास्ट टर्म के अंदर भी माइनस वन की पावर n, एन सी जीरो, ये n पे डिसाइड होगा ये कौन सी टर्म है यहाँ पे। ओके, देन वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन दैट इज 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। इसके अंदर जो एक्सपेंशन में आप ध्यान दो कि nc0 है, फिर nc1 x है, फिर nc2 x स्क्वायर है, nc3 x की पावर क्यूब है। तो जैसा ncr है वैसा ही x की पावर r है। तो इसमें बहुत इजीली होता है, अगर मैं बोलूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5 इन 1 प्लस x रेज टू द पावर n, तो सीधा आप लिख दोगे nc5। तो मैं लिख के भी बोल देता हूं आपको कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5 इन 1 प्लस x की पावर 5। जब भी ऐसा पूछा जाए कोफिशिएंट तो सीधा ही आंसर है nc5। अगर x की पावर 6 का पूछा जाए तो nc6। तो ऐसी एक्सपेंशन में 1 प्लस x वाली एक्सपेंशन में तो कोफिशिएंट निकालना बहुत इजी होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, मिडिल टर्म कितनी होती है या कौन सी होती है इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू द पावर n। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड करता है कि n की वैल्यू कितनी है। अगर n होगा इवन तो और टर्म्स होगी, क्योंकि एक ज्यादा टर्म होती है, n प्लस वन टर्म्स होती है। एक मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूं, लेट n जो है वो 6 है, तो आपका 7 टर्म्स होंगी। मैं इसको कुछ ऐसे बना लेता हूं आपके सामने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ। अगर 7 टर्म्स होंगी तो इसमें एक ही मिडिल टर्म होगी, वो होगी फोर्थ टर्म। देखिए आप 3 इधर रह जाती है, तो फोर्थ मिडिल टर्म होगी। अब 6 की वैल्यू से 4 कैसे निकाला जाए, 6/2 प्लस 1, मतलब 6 को डिवाइड करो 2 से, जो भी n की वैल्यू है अगर वो इवन है उसको डिवाइड करो 2 से और प्लस कर दो उसमें 1। इतनी जो टर्म होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी। इस केस में एग्जांपल के तौर पे 6/2 हुआ 3, 3 प्लस 1 4, फोर्थ टर्म इज अवर
middle term, when there is single value of term, only when n is even. जब n होगा odd, अगर n है odd, मान लीजिए n 5 है, अगर n है 5 तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी वो 6 बनेंगी। अगर 6 टर्म्स है तो यहाँ पे एक मिडिल टर्म नहीं हो सकती, यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स होंगी। तो इन दो को कैसे निकाला जाए, उसके लिए फॉर्मूला है, एक तो है n+1/2th टर्म और दूसरी है n+3/2th टर्म। तो इसमें आप देख सकते हो n अगर 5 था तो 5+1 कितना हुआ, 6/2th टर्म, दैट इज थर्ड टर्म। एंड उससे ये एक अगली ही टर्म है, अगर आप इसको अलग से लिखना चाहते हो तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, n+1/2 प्लस 1th टर्म, इसको एलसीएम लेके लिखा गया है, तो इससे एक नेक्स्ट टर्म ही होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ये टर्म निकलेगी और उससे जो नेक्स्ट टर्म निकलेगी वही हमारा इसका आंसर होगा। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, ग्रेटेस्ट टर्म निकालिए। जब भी इसके एक्सपेंशन में आपको पूछा गया ग्रेटेस्ट टर्म निकालो, तो इसमें हम एजम्पशन ले लेते हैं, लेट द जनरल टर्म, जो भी हमारी जनरल टर्म होगी, लेट TR+1 बी द ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, इसमें अगर ग्रेटेस्ट टर्म TR+1 है तो ये किसी भी टर्म से जो इसकी है उससे बड़ी होगी। अब वो TR से भी बड़ी होगी, मतलब अगर इसकी वैल्यू देखी जाए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होगी, और अगर TR+1/TR+2 किया जाए ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरह के ऑपरेशंस लगा के आप जनरल कंडीशंस बना सकते हो। इसमें आपको नॉर्मली x की वैल्यू दे दी जाती है या y की वैल्यू दे दी जाती है, r की वैल्यू आपको निकालनी होती है। कई बार इसमें हमें पूछ लिया जाता है कि आरथ टर्म फ्रॉम द एंड बताइए, जैसे कि आपके एक्सपेंशन x+y⁴n, आपसे पूछ लिया जा सकता है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड की वैल्यू बताइए। तो उसके लिए अगर हम डिफरेंट फॉर्मूला देखें तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सोचें कि अगर पहले वाला ही जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है तो उसके लिए हम बिगिनिंग से भी वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कौन सी टर्म होगी। आरथ टर्म फ्रॉम एंड जो होगी ये n-r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग रहेगी। ओके, तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो ये लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है x+y⁴20, इसमें बोलता है आप निकालो फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम एंड। तो इसमें आप r की वैल्यू है 12 यहाँ पे, तो इसलिए क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू n, n है यहाँ पे 20 माइनस 12 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसके लिए आप अब फॉर्मूला लगा दोगे, कितनी वैल्यू आई, 8 + 2 10th, तो 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये आपका जो है फॉर्मूला T10 की वैल्यू चाह रहा है। तो T10 क्या होता है, T9+1, तो इट विल बी NCR, तो n कितना है इस केस में 20C9, x की पावर 20 माइनस 9 दैट इज 11, y की पावर 9। सो दिस इज द टर्म, कंप्लीट टर्म, दैट इज द 12th टर्म फ्रॉम द एंड एंड इट इज द 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर। बायनोमियल कोफिशिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसमें 1 + x की पावर n की जनरली एक्सपेंशन ली जाती है, क्योंकि एक ही वेरिएबल रहता है x, इसकी एक्सपेंशन कुछ ऐसी रहती है। पर जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में देखोगे तो NC0 को नोटेशन हम यूज करते हैं C0, और इसको करते हैं C1x प्लस C2x स्क्वायर अप टू Cn x की पावर n। तो ये एक्सपेंशन कुछ ऐसे लिख दी जाती है। इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हम पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी विल गेट सम वैल्यूज। तो ये वैल्यू 1 + x की पावर n की आ जाएगी 2 की पावर n, क्योंकि x को पुट किया 1, और ये वैल्यू बन जाएगी C0 + C1 + C2 अप टू Cn। तो ये इस तरह से आपको जो वैल्यूज है पूछी जा सकती है क्वेश्चन पेपर में कि बताइए इस कोफिशिएंट की वैल्यू बताइए, इसके सम की जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू आप बताइए। तो चाहे आप NC0 यहाँ पे लिखा हो, NC0, NC1, NC2 या NCn, तब भी यही मतलब है, या सिर्फ ये लिखा जाए तब भी यही मतलब है। इसकी और एक नोटेशन रहती है, इसको हम N0 ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर N1। तो ये ऐसा आपको नोटेशंस, कई सारी नोटेशंस हैं जो इनको हम यूज करते हैं अप टू Nn। तो ये भी वैल्यू क्या है, 2 की पावर n है। अगर इस केस में हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x तो -1 होने से 0 हो गया, तो 0 की पावर n इज 0, इट इज C0 - C1 + C2। तो ऐसी वैल्यूज हमें मिलनी शुरू हो जाएगी।
अब इस इक्वेशन को या फिर इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, इस तरह के ऑपरेशंस इनके साथ कर सकते हैं। जो भी हमें डिजायर्ड वैल्यू चाहिए हो वो हम निकाल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दीज। अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ये भी ऑपरेशंस हमारे काम आ सकते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा n इंटू वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन। सी नॉट खत्म हो गया तो ये बचा c1 प्लस टू सी टू एक्स प्लस थ्री सी थ्री एक्स स्केयर अप टू n सी एन एक्स की पावर n माइनस वन। अब मैं यहाँ पे x की बहुत सारी वैल्यूज डाल सकता हूँ, डिजायर्ड जो होगा वही डालेंगे। हो सकता है x की वैल्यू 1 डालनी हो, -1 डालनी हो, 2 डालनी हो, जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू बनेगी n इंटू टू की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे आता है c1 प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स cn। तो ये वाली वैल्यूज आपको अगर मांगी गई है ये वैल्यू, तो ये इसके बराबर होगी। तो इस तरह के रिजल्ट्स जो है ये आपको डेवलप करने पड़ेंगे। डिजायर्ड जैसा होगा क्वेश्चन में उस तरीके से आपको डेवलप करने पड़ेंगे। नाउ विल डू मल्टीनोमियल थ्योरम। इसके अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स हैं, x1 x2 x3। ये बाइनोमियल नहीं रह गया है, ये मल्टीनोमियल हो गया है। तो एक पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अगर ऐसे में भी अगर पावर इंडेक्स आपका इंटीग्रल पावर है तो आप इसमें भी किसी पर्टिकुलर टर्म के कोफिशिएंट को निकाल सकते हो। इसकी जो एक्सपेंशन रहती है कुछ ऐसी रहती है, समेशन n फैक्टोरियल, यहाँ पे है n तो यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, हम ये n1 n2 nm ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जो यहाँ पे एक तो पावर जो चाहिए होगी वो आ जाएगी। इसकी मैं एग्जांपल आपको कराऊंगा तब ये क्लियर होता है। फॉर्मूला तो ये है पर एग्जांपल के साथ ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो n1 n2 हमें खुद ढूंढने होते हैं, जो भी ऐसे कॉम्बिनेशंस बन पाए जिनसे n1 प्लस n2 अप टू nm की वैल्यू तो आ जाए n के बराबर, ठीक है, इसके बराबर आ जानी चाहिए। तो सच दैट हम इस पर लिख भी सकते हैं, सच दैट n1 प्लस n2 अप टू nm की जो वैल्यू है, जो ये हम कॉफिशिएंट्स ब्रेक कर रहे हैं, ये वाली वैल्यूज निकाल रहे हैं, ये n के बराबर हो जाने चाहिए। ये जो इंडेक्स है इसके ही बराबर रहना चाहिए। अब इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, लेट अस डू द क्वेश्चन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y z इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y प्लस z की पावर 4। अब ये जो एक्सपेंशन है ये ट्राइनोमियल है, आपका मल्टीनोमियल है, तो बाइनोमियल नहीं है, तो बाइनोमियल के रूल्स नहीं लगेंगे यहाँ पे। इसके लिए रूल क्या है, आपको कौन से कोएफिशिएंट्स चाहिए वो देख लीजिए। x की पावर 2, x की पावर 2 चाहिए था और y की पावर 1 चाहिए और z की पावर 1 चाहिए। तो मतलब n1 यहाँ पे 2 है, n2 1 है और n3 जो है 1 है। सबसे पहले तो जो कॉफिशिएंट निकालना है, तो कॉफिशिएंट क्या रहेगा इसका, कॉफिशिएंट ऑफ दिस इन एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू कितना रहेगा, देखिए पहले तो n फैक्टोरियल, n यहाँ पे है 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये तीन नंबर्स का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। यही आंसर है, क्योंकि ये इसके आगे अगर आप देखो तो x की पावर में 2 आना चाहिए, y की पावर में 1 और z की पावर में तीसरा n3, तो z की पावर में 1 आना चाहिए। तो ये जो कॉफिशिएंट है यही है। तो ये अब आपका आंसर हो जाना चाहिए कि जो ये वैल्यूज है पावर वाली, बस चेक क्या करना था, इन तीनों का सम 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों का सम बन रहा है 4 के बराबर, तो ये आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, तो 2 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, तो 12 इसका आंसर आ गया। So this is the way we can apply multinomial theorem. चलिए अब हम समझते हैं कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स जो इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज करते हैं। पहली ऐसी टेक्निक है फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपको करवा रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक आपको एक्सपेंशन दी गई है, अब ये ट्राइनोमियल भी हो सकता है, ये मल्टीनोमियल भी हो सकती है, कैसी भी हो, बट आपको ध्यान कहाँ देना था, किस वर्ड पे, सम ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट्स आ जाए, कुछ भी वेरिएबल हो, आपको सारे वेरिएबल्स को, ये जो शॉर्टकट है इसका बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, आपने क्या करना है, ऑल वेरिएबल्स पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। तो x की जगह 1 डालो, प्लस 3 1, y की जगह 1 और z की जगह भी 1, तो ये कैंसल, 20 21 की पावर था तो ये 1 ही आंसर आ गया, तो इसका आंसर है 1। बस ये ध्यान देना बाइनोमियल कोएफिशिएंट वर्ड ना हो, ये सम ऑफ कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स हो और यहाँ पे कुछ भी आपकी मल्टीनोमियल
हो प्रेजेंट, तो आपने जितने वेरिएबल्स भी हैं उनको 1 पुट कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 18 आर इक्वल। कोई भी आपको ऐसी एक्सपेंशन दी गई है तो आपको ध्यान रखना क्या है, एक शॉर्टकट है यहाँ पे, आपको जो ये टर्म्स हैं इन दोनों को ऐड करना है, 2r+1, ये वैल्यूज को ऐड करना है प्लस r-2, इसको जो ये इंडेक्स था इंडेक्स वाले में +2 कर देना, इसके इक्वल कर देना है। तो ये आपका शॉर्टकट बन गया कि ये वैल्यू यहां से r की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 2r+r 3r-1 इज इक्वल टू 20, तो 3r इज इक्वल टू 21, सो r की वैल्यू आ गई 7। तो r की वैल्यू 7, तो अगर आपसे पूछा जाए इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ r इज, r की वैल्यू आ गई 7। ठीक है जी। तो अगर टर्म पूछी जाए तो इससे एक ज्यादा होती है, tr+1 टर्म होती है, तो 8th टर्म है वो इक्वल होगी। इस तरीके से आप एक्सपेंशन में कर सकते हो। देखिए अब ये इस चैप्टर का बहुत एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। जब भी आपको डिस्टिंक्ट टर्म्स पूछी जाए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी, अब ट्राइनोमियल आ गया यहाँ पे, ट्राइनोमियल की इंडेक्स आप n देखिए, n जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए या इंटीजर, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट टर्म्स है, मतलब a b से रिलेटेड नहीं है, b c से रिलेटेड नहीं है, तो x टर्म्स में सारे ना हो, ये ध्यान रखना। तो जब भी इसकी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स पूछी जाए तो उसका जो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, सीधा शॉर्टकट है आपके लिए। तो शॉर्टकट क्या है, सीधा नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। ठीक है। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 10, तो इसका आंसर होगा 11, इससे एक ज्यादा, इंटू एक और 12 डिवाइड बाय 2, तो इसको आप 6 हुआ, और ये 66 आ जाएंगे डिस्टिंक्ट टर्म्स इस क्वेश्चन के अंदर। Next very important shortcut is the coefficient of x raised to the power p and x raised to the power q in the expansion of 1 plus x raised to the power p plus q r। देखिए जब भी ये देखिए पावर क्या है p plus q, और आपसे इसकी x की पावर एक तो p और x की पावर q ऐसे ब्रेक करके मांग ली है, तो ये हमेशा याद रखना इक्वल होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 1 प्लस एक्स की पावर 43 में coefficients of x raised to the power 20 and x raised to the power 23 कैसे होंगे, कोई बड़ा होगा या छोटा, कंपेयर करने को पूछा गया है, या इक्वल, तो दीज आर इक्वल। ओके, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 43 के बराबर बनता है। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट है, दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये इस तरह की आपको एक्सपेंशन दे दी जाती है जिसमें एक टर्म प्लस वाई होता है, एक्स प्लस वाई, और एक एक्सपेंशन होती है एक्स माइनस वाई की पावर एन। सिर्फ इनमें डिफरेंस कहाँ होता है, दो जगह डिफरेंस है, या तो एन इवन या ऑड होगा, और या यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा। तो मोस्टली आपका अगर एन होता है ऑड, मोस्टली आपको क्वेश्चन एन ऑड पे ही आता है। तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका फॉर्मूला सिर्फ यही है n+1/2। तो देखिए मैंने दोनों के केस आपको बना दिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, यहाँ पे बीच में प्लस चाहे माइनस, तो दोनों के केस में आंसर रहेगा आपका n+1/2। ये नंबर ऑफ टर्म्स होगी। अगर n इवन है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, वैल्यू के अंदर, प्लस में और माइनस में। अगर बीच में प्लस है तो ये वैल्यू रहती है n/2+1, और अगर आपका n ये बीच में माइनस है तो सिर्फ वैल्यू रहेगी n/2। तो इफ n इज इवन, तो ये आपके जो है दोनों रिजल्ट्स रहेंगे। ओके, चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए आप यहाँ पे एक्सपेंशन दे दिया आपको, अगर आप इनको पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या 5 और 4, तो ये आपकी 20 बन गई, यहाँ पे भी पावर 20, और ये भी 4 और 5 हो तब भी ये पावर हो गई 20। तो 2007-2 का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना था, आपको फॉर्मूला बता दिया है सिंपली, कि जब तो ये माइनस हो तो ये और इवन हो तो हाफ को हाफ कर देना है बस इसका। तो 20/2 आपकी टर्म्स होगी, तो टोटल टर्म्स होगी 10 टर्म्स, दैट्स इट। तो ऑप्शंस थी आपकी, उनमें से 10 आंसर होगा। तो कैंडिडेट 2018-1 का क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा ही। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, पावर कैसी है, ऑड है। तो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, n+1/2 टर्म्स, चाहे वो बीच में प्लस हो चाहे माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 11+1/2 टर्म्स होंगी,
तो दैट इज 12/2 6 टर्म्स जो है इसके एक्सपेंशन में यूनिक डिफरेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x raised to power 40 if the 2r plus 1 and r plus 2 टर्म आर इक्वल। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, क्या करना है, ये जो दो टर्म्स है इनको ऐड अप करना है, 2r plus 1 प्लस r plus 2, इन दोनों का जो सम है 43 में 2 ऐड कर देना, उसके बराबर होगा। तो ये आपके पास आ गया 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 43 प्लस 2। तो 3r की वैल्यू आपके पास आ गई 43 माइनस 42 आपके पास वैल्यू आ गई। सो r की वैल्यू आपकी 42 डिवाइड बाय आप 3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 14 आंसर आ जाएगा इसको डिवाइड करने से। ठीक है जी, तो दिस आर द वैल्यू ऑफ r। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है द कोफिशिएंट ऑफ a रेज्ड टू पावर m एंड a रेज्ड टू पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a रेज्ड टू द पावर m प्लस n आर अल्फा एंड बीटा। तो ये मैंने आपको पहले ही करवा रखा है, कैसा होता है, जब भी इन दोनों का सम और इन दोनों का पावर का सम सेम हो तो ये दोनों कोफिशिएंट सेम होते हैं। तो यहाँ पे चाहे अल्फा और बीटा है तो इनके अंदर रिलेशन है दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, नो अदर रिलेशन। ओके, दिस इज 2018 वन क्वेश्चन। Now the next question is find the sum of coefficients of all the terms in the expansion of 45x minus 49 की पावर 4। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत सिंपल शॉर्टकट बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप x को 1, जो भी वेरिएबल्स हो सबको 1 डाल देना है। तो x को 1 डाला यहाँ पे तो 1 माइनस 45 माइनस 49 माइनस 4 की पावर 4, तो ये 4 की पावर 4 के बराबर ही बन गया, जो कि होता है 256। 2021 का क्वेश्चन है, तो आंसर इज 256। चलिए मैं आपको कुछ एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस भी करवा देता हूं, जिसके अंदर आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़्ड पावर सम वैल्यू दे देंगे आपको, या फिर टर्म पूछ लेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो दोनों के केस में करना क्या होता है, जनरल टर्म लिखनी होती है एक्सपेंशन की। जनरल टर्म लिखने के बाद एक्स के कोफिशिएंट पावर को, जो इंडेक्स को, हम क्या करते हैं, या तो गिवन वैल्यू के साथ इक्वेट कर देते हैं, या फिर हमें अगर गिवन हो कि कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो उसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले तो x की पावर जो है इंडेक्स है वो निकालेंगे, रफ वर्क हमारा यही रहता है। तो यहाँ से देखिए कितनी पावर आ रही है, 9 माइनस 3, और यहाँ से आ रही है 3r। तो पहले पावर्स ऐड होगी, 9 माइनस 3 प्लस 3r, ये इक्वल टू करना है 17 के। सबसे पहला तो यही काम था, r की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास 2r इज इक्वल टू 17 माइनस 9 तो 8, सो r इज इक्वल टू 4। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हमें r की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आंसर है। अब इसमें x की टर्म को भूल जाइए, तो कोफिशिएंट पूछा है ना हमारे पास, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 17 इज 9c4, 3 की पावर 9 माइनस 4 विच इज 5, और माइनस 1 की पावर 4, क्योंकि ये माइनस 1 की पावर r था, डिवाइड बाय 6 की पावर 4, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 3 और 6 भी आपस में कुछ कट जाएंगी कुछ वैल्यूज, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आपका आंसर दे देगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें हमें मिडिल टर्म निकालनी होती है। व्हाट इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये आपको एक्सपेंशन दी गई है 1 माइनस एक्स बाई 2 की पावर 8, एंड ये 2011 वन का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ऑप्शंस दी गई हैं। वैसे तो आपको मैं एक चीज़ बहुत ही सही बता रहा हूँ कि ऑप्शंस देख के भी हमें कई बार आंसर्स का अनुमान हो जाता है। तो इसमें मिडिल टर्म पहले तो n8 है, 8 से मिडिल टर्म कैसे निकलती है ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। n/2 प्लस 1 टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी, दैट मीन्स 8/2 प्लस 1 टर्म, दैट इज 5th टर्म इज योर मिडिल टर्म। अगर t5 निकालना है तो x की पावर तो 4 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे t5 का मतलब है t4 प्लस 1, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि x की पावर 4 वाला जो है आंसर है। अगर बाई चांस हमारे पास नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम सीधा इसको क्लिक कर देते हैं, क्योंकि x बार 4 होता और बाकी में x बार 5 या x बार 6 होता, तो सीधा x बार 4 वाला आंसर था। पर चलिए अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अब आप सिंप्लीफाई करोगे t4 प्लस 1, तो इसको आया वैल्यू 8c4 इंटू 1 की पावर 8 माइनस 4, दैट इज दिस, एंड माइनस x बाई 2 की पावर भी 4। तो ये पूरी की पूरी टर्म आ गई आपके पास। तो 8c4 और 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, x की पावर 4 और डिवाइड बाय 2 की पावर 4, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे दैट विल बिकम 35/8 इंटू एक्स की पावर 4। तो ये ए ऑप्शन आपकी आंसर दे देगा।